Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. कैसे हैं आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए 16 में से आपके एग्ज़ाम्स हैं। मई स्टार्ट हो चुका है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपके एग्ज़ाम डेट शीट चेंज हो सकती है। ठीक है, इसलिए चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम मई में स्टार्ट हो जाएं। ठीक, तो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आई होप आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हों। कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, डे टू डे मुझे कमेंट करते हैं वीडियोस को शेयर करने के लिए। ठीक है, उन्हीं में से एक स्टूडेंट का कमेंट है कि मैं आपके साथ बीएड फर्स्ट ईयर के सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को शेयर करूं। तो 3 सब्जेक्ट के जो आपके फर्स्ट 3 सब्जेक्ट है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, पर्सपेक्टिव एंड सोशियोलॉजिकल का और एक ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ठीक है, उनके वेरी शॉर्ट को शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के वेरी शॉर्ट को शेयर कर रही हूँ। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी जल्द से जल्द प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सको। वेरी शॉर्ट मैं आपको पहले इसलिए कराती हूँ क्योंकि देखिए वेरी शॉर्ट जो है आपको 1-2 लाइन में आंसर देना होता है। ज़्यादातर ट्रू फॉल्स आते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, किसी की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्क्स कटें आपके, क्योंकि एग्जामिनर देखिए 1-2 लाइन का आंसर है तो एग्जामिनर को पढ़ने में ईजी रहता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कंटेंट आप उसमें लिखते हो कि एग्जामिनर कभी भी ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वेरी शॉर्ट तो ईजिली पढ़ा जा सकता है ना। ठीक है, इसलिए वेरी शॉर्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि क्या जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रिपीट होते हैं वेरी शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। ठीक है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि PYQ करके जाइए। ठीक है, जो स्टूडेंट लास्ट टाइम पर पढ़ते हैं, अगर वो सिर्फ PYQ भी कर लेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, वो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं तो PYQ से ही निकलते हैं क्वेश्चंस। कितनी बार तो ऐसा होता है सेम क्वेश्चंस, जैसे सपोज 2018 में पूछा गया, सेम आपको 2019 में या जो 2022 में आया वो 2024 में मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से भी एग्ज़ाम पेपर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, तो PYQ ज़रूर कीजिएगा, PYQ बिल्कुल नहीं छोड़ना। और जो आज मैं आपको वेरी शॉर्ट बता रही हूँ, ये सारे PYQ ही करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2016 से लेकर 2023 तक के सारे PYQ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने साथ साथ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं कि 16 के ये हैं, 2017 के ये हैं, कि आपको क्योंकि देखिए लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता कि सब चीज़ें सर्च करके देखें। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखे हुए हैं मैंने PYQ। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ उस टॉपिक को शेयर करूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2016 के ये देखिए मैंने इस तरीके से ऐसे एक जगह सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ताकि आपको सर्च ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये सभी लिख सकते हैं, कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो सभी जानते होंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं CPU। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा, ये आगे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं। देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 8 करने होते हैं। 2 क्वेश्चन की चॉइस होती हैं, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन एक आधा नहीं आता तो आप वो चॉइस में छोड़ सकते हैं। सेकेंड है, राइट स्टेप्स ऑफ मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग।
कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन के चरण लिखने, क्या स्टेप होते हैं टीचिंग लर्निंग को मैनेज करने के। तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, किसी भी टीचिंग लर्निंग को स्टार्ट करने के लिए प्लान करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हम लेसन प्लान्स भी बनाते हैं तो वो टीचर्स के द्वारा जो ट्रेनिंग कर रही होती हैं टीचर्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि ताकि बच्चों को उस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ाया जा सके, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देना, असेस करना, बच्चों का आकलन करना, उनको डे टू डे फीडबैक देना, रिफ्लेक्शन करना और सभी चीज़ों को अडेप्टेशन करना, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं टीचिंग लर्निंग के। नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ 2 टीचिंग स्किल्स। टीचिंग में कौन कौन सी स्किल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो मेन होता है वो होता है कम्युनिकेशन, कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एज अ टीचर आप इसको देख के चलना, ठीक है। टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है तो टीचर से ही और टीचिंग से रिलेटेड है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कि क्या क्या न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ अपनाई जाती हैं ये सभी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आप एज अ टीचर देखिए कि टीचिंग के लिए कौन कौन से स्किल्स की नीड होती है। फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन, कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को ढंग से सुनाई दे, बच्चों को ढंग से समझ में आए, जो आप प्रोनाउंस करते हैं वो ठीक से समझ में आए बच्चों को, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट, देखिए क्लासरूम मैनेजमेंट तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं आपकी बात को, तो क्या आप ढंग से क्लास के अंदर पढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे। तो क्लास को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है टीचिंग में, ठीक है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ NCTE। ये फुल फॉर्म ऐसी है जो मोस्टली हर सब्जेक्ट में ही पूछी गई है, याद रखिएगा इसको, कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो टीचर की एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नेम 2 अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के लिए कौन से 2 अप्रोच की नीड होती है? काफ़ी सारे हैं, आप 2 याद रख सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी आएगा अभी। फिर है राइट द फुल फॉर्म ऑफ NROER, ठीक है। फुल फॉर्म तो सारी याद रख लेना, देखो फुल फॉर्म लिखनी है आपको, ठीक है। आपके क्या हो गया कि फुल फॉर्म करेक्ट लिख के आएंगे 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। और सेकंड, आपके इतने छोटे आंसर देने से क्या होता है, टाइम बचता है। ये सारा टाइम आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में लगा सकते हो। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आगे भी क्वेश्चन आया है ये वाला। इंटरनेट इज नाइदर हार्डवेयर नॉर सॉफ्टवेयर, ट्रू या फॉल्स। या तो ना तो वो हार्डवेयर है ना सॉफ्टवेयर, तो फिर है क्या, ठीक है। तो ये ट्रू है कि ना ही वो हार्डवेयर ना ही सॉफ्टवेयर है, ये सही बात है, क्योंकि इंटरनेट जो है एक ग्लोबल नेटवर्क है जो इंटरनेटेड कनेक्ट करती है, सर्व करती है, नाइदर हार्डवेयर नॉर सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, ठीक है। कि इंटरनेट क्या है, आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स और सर्वरों का एक वैश्विक नेटवर्क है, ठीक है। एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को और सर्वर्स को, ना ही वो हार्डवेयर है ना ही वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसलिए ही ट्रू है, ठीक। ये मैंने ट्रू के बाद ट्रू फॉल्स पूछा था इसमें, लेकिन ये यहाँ पे मैंने इसलिए बताया आपको कि इनकेस अगर कुछ और इंटरनेट के बारे में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ इंटरनेट, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। द प्लेस ऑफ द टीचर इज सेकेंडरी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि जो टीचर का प्लेस होता है ना वो सेकेंडरी नहीं होता, वो प्राइमरी होता है, क्योंकि टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट यही मैटर करता है एक करिकुलम, ठीक है, एक स्कूल को चलाने के लिए। तो टीचर का क्या रोल होता है, प्राइमरी रोल होता है, इसलिए ये फॉल्स है। बेसिक टीचिंग मॉडल डेवलप्ड बाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होगा आगे क्वेश्चन अभी। तो नेम क्या है, किसने डेवलप किया था, रॉबर्ट ग्लेजर ने डेवलप किया था, और कब किया था, 1962 में, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग प्री एक्टिव डैश, कौन कौन सी 3 स्टेजेस होती है, ये फिल द ब्लैंक्स पूछा है। तो प्री एक्टिव, यहाँ पर इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज, ठीक है। एक्टिव ही आएगा, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे दिखाऊंगी मैं कि रिपीट हुए हैं क्वेश्चन ये वाले। 2017
का क्वेश्चन पेपर देखते हैं आप। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन 2017 के हैं 10, ठीक है, जिसमें आपको 8 करने होंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था लेसन प्लानिंग वाला रिपीटेड हो गया ना दोबारा से 17 में, 16 में आया, 17 में आ गया, ट्रेडिशनल अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। ये देखिए, राइट स्टेप ऑफ मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, अभी हमने पढ़ा था प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट, फीडबैक, रिफ्लेक्शन एंड अडेप्टेशन, ठीक है, ये भी रिपीट दो, ठीक। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ 16 में, ठीक है, मतलब नहीं आया था 16 में, तो यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन अलग हुआ है। द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी इज़ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आई थिंक सभी को पता होगा यूजीसी की फुल फॉर्म, क्योंकि ये और भी सब्जेक्ट्स में है फुल फॉर्म, ठीक है। राइट द फुल नेम ऑफ NROER, देखिए रिपीट हो गया, नेशनल रेस्पोर्टरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट हो गया, 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए 4 में से। ये भी रिपीटेड है। राइट 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, CPU, रैम, हार्ड ड्राइव और मदरबोर्ड। पहले मैंने आपको इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बताई थी, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, तो आपको जो भी याद रहे, इसलिए मैंने यहाँ 2 डिफरेंट बता दिए कि आपको जो भी याद रहे वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। राइट 2 मेथड्स ऑफ टीचर इवेल्युएशन, ठीक है, टीचर का जो शिक्षण मूल्यांकन है उसकी 2 विधियां कौन कौन सी है। एक तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, कि क्लासरूम को ऑब्जर्व करना, उसका अवलोकन करना, और स्टूडेंट्स का सर्वे करना, स्टूडेंट सर्वेक्षण, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स पूछा है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ट्रू या फॉल्स, तो दिस इज ट्रू, क्योंकि ऑल एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर टिपिकली एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव और गोल्स। किसी भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी गोल्स को अचीव करना, ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक लर्निंग को अचीव करना, तो दिस इज ट्रू। 8th है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एनालिसिस एंड टास्क एनालिसिस, तो ट्रू फॉल्स पूछा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया भी है कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है और टास्क एनालिसिस क्या होता है, इन केस अगर अलग से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये फॉल्स है क्योंकि डिफरेंस है। कंटेंट एनालिसिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग द सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ऑफ अ लेसन और एजुकेशनल मैटर, ठीक है, कि कंटेंट एनालिसिस में क्या हम इन्वॉल्व करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को और कंटेंट लेसन को, एजुकेशनल मटेरियल को। और टास्क एनालिसिस में जो इन्वॉल्व किया जाता है वो स्पेसिफिक कोई टास्क के नाम से ही समझ जाएंगे कि कोई भी टास्क, कोई भी स्किल कि किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने के लिए, ठीक है, कि उसके लिए टास्क एनालिसिस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए, ये भी रिपीटेड है, 2016 में भी आया है क्वेश्चन। बेसिक टीचिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लेजर, 1962 में डेवलप किया था, ठीक है। ये देखिए फिर से रिपीटेड है, ये भी 2016 में आया है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, ठीक है। अब देखिए 2018 के क्वेश्चंस, देखिए ये सभी क्वेश्चंस 2018 में पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के टाइप बताने हैं, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन 2 टाइप का होता है, लाइनर प्रोग्रामिंग और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि लाइनर प्रोग्रामिंग क्या होती है या ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो लाइनर इंस्ट्रक्शन फॉलो अ प्री डिसाइंड सीक्वेंस, मतलब जो लाइनर इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो रैखिक निर्देश होते हैं, वो फॉलो करते हैं सीक्वेंसेस को, ठीक है, एक सीक्वेंस मैनर में, ठीक, एक पूर्व निर्धारित अनुक्रम का अनुसरण करते हैं। वाइल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन अलाउ लर्नर टू सब्जेक्ट देयर ओन लर्निंग पाथ बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड एबिलिटीज़। और जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लर्नर्स को अलाउ करते हैं कि लर्नर्स
अपनी नीड्स और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने लर्निंग पाथ को चुने। ठीक है, मतलब जो भी, जैसे सपोज वो साइंस का क्वेश्चन करते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, तो वो अपनी लर्निंग एबिलिटीज और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, अपने लर्निंग पथ को वो खुद बनाएं। ठीक, सेल्फ लर्निंग वी कैन से। ठीक, एनी टू एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, तो बहुत सारे दिए गए हैं, हमें दो के नाम लिखने हैं। एक है रिसर्च इन ब्लॉक टेस्ट और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है अलग से। ठीक है, TAT की। 4 यूजेस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, की भाषा प्रयोगशाला के 4 उपयोग। ठीक है, आपने लैब्स के नाम सुने हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे स्कूल्स में मतलब साइंस लैब होती है, ठीक है, मैथ्स लैब होती है, तो क्या होता है कंप्यूटर लैब होती है, ये सब लैब सुनी। अब लैंग्वेज लैब क्या होती है, जहाँ पर लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ क्या है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस, कि जो भी कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होते हैं जैसे उनकी प्रैक्टिस, उनको सुनकर समझने का प्रयास करना। प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट, अपने उच्चारण को इम्प्रूव करना। लैंग्वेज फ्लुएंसी डेवलपमेंट, लैंग्वेज लैब में अभी मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज से ही रिलेटेड लैब है वो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लैंग्वेज आपकी फ्लुएंसी आती है, लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज आपकी डेवलप होती है। इंटरैक्टिव लैंग्वेज एक्सरसाइज, इंटरैक्टिव भाषा का आप अभ्यास करते हो। ठीक है, तो दिस ऑल आर द यूजेस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। ठीक, एक्सपेंड, OER। ठीक है, OER की जो फुल फॉर्म है वो होती है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ये फुल फॉर्म आपसे अलग से पूछी जा सकती है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का मतलब जहाँ पर आप फ्रीली असेस करते हैं एजुकेशन मटेरियल को, जो आप यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन से कि जैसे आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर आप फ्री हो, आप किसी भी टाइम देख सकते हो। आप मेरी, जैसे मैं आपके साथ PDFs शेयर करती हूँ तो वो भी फ्री होती हैं आपके लिए। ठीक, आप उसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक, आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए शेयर करने के लिए तो मैं आपको खुद से ही बोलती हूँ। ठीक है, तो क्या है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी चीज़ का, तो जहाँ पर हम फ्रीली एजुकेशन को प्राप्त करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी जो PDF है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसको मॉडिफाई करके शेयर कर सकते हो, तो आपके ऊपर किसी भी टाइप का कोई बैरियर्स नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड OER। ठीक है, यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनी 4 ड्यूटीज ऑफ UGC की फुल फॉर्म सभी जानते हैं, बताइए आप। सॉरी ऑनलाइन क्लास नहीं है वरना मैं आपसे यही पूछती। तो UGC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, अब उसकी ड्यूटी क्या होती है, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना, ठीक है, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, एलोकेट्स फंडिंग, ठीक है, उनको फंड प्रोवाइड कराना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी से समझ में आ रहा हुआ, यानी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से को फंड प्रोवाइड कराती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जब उनके पास फंड नहीं होता है। ठीक है, तो इनके द्वारा ही दिया जाता है। डेवलप करती है करिकुलर को और असेस करती है क्वालिटी एजुकेशन को। ठीक है, तो ये ड्यूटीज़ होती हैं UGC की, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, नेम ऑफ 2 स्ट्रेटजीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, कि शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए 2 रणनीतियाँ बनानी है। तो टीचर्स को मॉनिटरिंग करना, टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर किया जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट्स को मॉनिटर करते हैं उसी तरीके से टीचर्स की भी मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए वर्कशॉप। क्योंकि देखिए जैसे आपने देखा होगा कि हम माइक्रो टीचिंग जब हमारी होती है, जब हम B.Ed करते हैं तो माइक्रो टीचिंग होती है ना हमारी 16 वीक्स की। ठीक, तो टीचर्स के लिए इसीलिए होती है ताकि वो वहाँ पर अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। ठीक है, कैसे क्लास को मैनेज करना है, ठीक है, उनके अंदर वो स्किल्स आ सके, कैसे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही एक वर्कशॉप होती है जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है।
ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप वर्क स्ट्रेटजीज, किस समूह कार्य रणनीति की 4 विशेषताएं। तो पहली क्या है, कोलैबोरेट करना। ठीक है, आपस में उनका कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे टीम वर्क कर रहे हैं तो अगर आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो उस टीम वर्क को वो कंप्लीट नहीं, अगर सपोज 4 बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, आपस में कोलैबोरेट करके उस काम को नहीं करेंगे तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा। ठीक, कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे के साथ किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी चीज़ को सॉल्व करना, उसके लिए कम्युनिकेट करना, कोऑपरेशंस बनाए रखना, ठीक है, आपस में के साथ। ठीक है, अगर ये चारों विशेषता नहीं होंगी तो किसी भी टीम वर्क को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, बच्चों को कोई एक प्रोजेक्ट दिया है, 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनका कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और क्या कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है कि आपस में कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण के सुदृढ़ीकरण कौशल के गठन पर बताने हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि रीइंफोर्समेंट 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में किसी बच्चे को अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड देना, ठीक, और बुरे काम के लिए पनिश करना। तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग टाइमली एंड स्पेसिफिक फीडबैक, कि टाइम टू टाइम बच्चों को जो है फीडबैक जो है किसी स्पेसिफिक काम के लिए दिया जाए। ऑफरिंग प्रेज एंड एनकरेजमेंट, उनको जैसे मैंने अभी बताया आपको पॉजिटिव में कि अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड दिया जाए, तो उसी तरीके से उनको प्रेज किया जाए। ठीक है, उनको एनकरेज किया जाए। यूजिंग रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स टू रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर और अचीवमेंट्स, कि उनकी अच्छे बिहेवियर के लिए, उनकी अच्छी अचीवमेंट्स के लिए उनको रिवॉर्ड देना। एंड एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, कि छात्र की प्रगति और प्रदर्शन के आधार पर निर्देश को समायोजित करना, कि जैसे बच्चे जो हैं अपनी एबिलिटीज़ और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट कराना। ठीक है, तो ये होते हैं रीइंफोर्समेंट के घटक। ठीक, 4 इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा गया है अभी। ठीक है, देखिए सेंसरी से समझिएगा इसको। सेंस, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, मल्टी सेंसेस का मतलब सभी सेंसेस को यूज़ करना टीचिंग में। ठीक है, तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्या महत्व है उसका। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग कैटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, इनहेंस मेमोरी रिटेंशन, फैसिलिटेट डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि हमारे सभी सेंसेस जो हैं एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेंसेस, सारे सेंस खुले हुए हैं, ठीक है, बॉडी के, यानी कि आपको जो है वो याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, और डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आप खुद भी एक्टिव रहेंगे अपने सेंसेस के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, 4 यूजेस ऑफ CAI। CAI की फुल फॉर्म कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इज, क्या यूज़ है, पर्सनलाइज लर्निंग, यानी कि खुद से लर्निंग करना, सेल्फ लर्निंग आप कर सकते हो। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर की तरह इंटरनेट के थ्रू मीन्स, ठीक है, आपकी लर्निंग होना। ठीक, तो आप उसमें एक्टिव रहते हो। एक्सेसिबिलिटी होती है, यानी कि आप कहीं पर भी जाके कहीं पर भी किसी भी जगह से एजुकेशन ले सकते हो। जैसे अभी मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है तो आप अभी देख लीजिए, आपकी मर्जी है तो आप बाद में भी देख सकते हैं, तो असेसिबल है आपके लिए। ठीक है, आप कैसे भी कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस, कि इसमें डाटा जो है सेफ होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। 2019 के क्वेश्चंस देखिए। अब ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन 2019 के हैं। ठीक है, फर्स्ट इज यूज़ ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। क्या यूज़ होता है इंटरनेट का एजुकेशन में, ये तो सभी लिख देंगे, आई नो, कि इंटरनेट इनहेंस एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, आपको बहुत बड़ी एजुकेशन रिसोर्स प्रोवाइड करता है। अनेबलिंग डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, फोस्टरिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एंड सपोर्टिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, देखिए अभी हमने वही कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करी थी, CAI की, कि क्या होता है उसमें कि आप की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है,
डिस्टेंट लर्निंग को अनेबल करता है, मतलब कि आप कैसे भी कहीं से भी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक, आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई मीनिंग ढूंढिए, कोई वोकेबलरी ढूंढिए, आपको सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो क्या है, असेसेबल है हर तरीके से। ठीक है, तो और आपकी कम्युनिकेशन को और आपकी कोलैबोरेशन को भी फॉस्टर करता है, बढ़ाता है। एनी 4 ड्यूटीज ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, और भी सब्जेक्ट में पूछी गई है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसकी ड्यूटी क्या है? फर्स्ट है डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर स्कूल एजुकेशन। हम जो भी बुक्स पढ़ते हैं वो हमारी एनसीईआरटी की होती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है, कुछ भी कह लो, हम सारी एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है? जो भी आपके मटेरियल होता है स्कूल का, उसको डेवलप करना, उसको पब्लिश करना। ठीक है, टेक्स्ट बुक को या इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को। कंडक्टिंग रिसर्च एंड सर्वे टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एजुकेशन। ठीक है, किसको? एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, रिसर्च करना। डेवलपिंग करिकुलम फ्रेमवर्क, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको भी इसी ने डेवलप किया है। गाइडलाइंस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एनसीईआरटी के द्वारा ही दी जाती है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर एंड एजुकेटर्स, जो टीचर एजुकेटर्स होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग या प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराना, ये भी एनसीईआरटी का काम है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है? तो माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व शॉर्ट फोकस्ड लेसन टॉट टू पीयर्स फॉर फीडबैक एंड स्किल इम्प्रूवमेंट। अभी मैंने आपको बताया था हम बीएड की में ट्रेनिंग करते हैं, हमारी माइक्रो टीचिंग होती है बीएड में। ठीक है, वो इसीलिए होती है और शॉर्ट टाइम के लिए होती है। और किस लिए होती है? हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे फीडबैक लेने के लिए। ठीक है, फीडबैक के थ्रू ही तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसा भी फीडबैक स्टूडेंट से मिलता है उसी तरीके से हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। component of blackboard writing skill of teaching, तो blackboard writing skill involve clear, organized and consistent writing that is visible to all student with emphasis on key points and student engagement। blackboard पर अगर टीचर करा रही है, आप एक टीचर हो, क्लास में ब्लैक बोर्ड पे आप काम करा रहे हो, तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी कि बच्चों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, तभी तो बच्चे कॉपी करेंगे, तभी तो बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्लियर मैटर बहुत करता है कि राइटिंग स्किल्स आपकी क्लियर हो। ठीक है, ताकि बच्चों को जो है वो विजिबल हो सके प्रॉपर। ठीक है, और की पॉइंट्स जो है और जो स्टूडेंट इंगेजमेंट है उसको भी एम्फसाइज करता है, यानी कि बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप अच्छे से क्लास में ब्लैक बोर्ड पर कराएंगे, समझाएंगे, क्लियर लिखेंगे, तो स्टूडेंट भी उसमें इंगेज होंगे। ठीक है, ना तो क्लास में अगर आप लिखते जा रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं समझा रहे हो, तो स्टूडेंट क्या होंगे? बोर हो जाएंगे, वो इतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल 3 लेवल होते हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल क्या होता है? जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एट हेल्पिंग स्टूडेंट रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। मेमोरी मतलब याद कराना बच्चे को, एक तरीके से हम कह सकते हैं रट्टे की बात। ठीक है, रिटेन और रिकॉल कराना, रट्टाफिकेशन कराना। ठीक है, उस तरीके से पढ़ाना कि बच्चे जो हैं रिटेन करे, रिकॉल करे किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी कंटेंट को। ठीक है, रट्टाफिकेशन वी कैन से। ठीक, स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग ब्रांचिंग प्रोग्राम। ब्रांचिंग प्रोग्राम क्या है कि डेवलपिंग ब्रांचिंग प्रोग्राम्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चरिंग कंटेंट, मैपिंग डिसीजन पॉइंट, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर ब्रांच,
इंटीग्रेटेड फीडबैक मैकेनिज्म, टेस्टिंग, रिफाइनिंग, डेवलपिंग एंड इवेलुएटिंग। ठीक है, कि शाखाकरण कार्यों को विकसित करने के उद्देश्यों की, जैसे जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, जो भी डिसीजन पॉइंट हैं उसको मैप करना, ठीक, टेस्टिंग करना, रिफाइंड करना, इवेलुएट करना। तो ये क्या होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं किसी भी ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजीज की अनुमानी रणनीतियों की 4, अनुमान लगाना उनकी क्या विशेषताएं होती है, जो अनुमानी रणनीतियां होती हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, की सरलीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, यूज ऑफ मेंटल शॉर्टकट और रूल्स ऑफ थम्स। ठीक है, शॉर्टकट को यूज करना, प्रोन टू एरर एंड बेसिस। देखिए, जो भी हम किसी भी चीज़ का अगर हम आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो वो हमारे क्या हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी गलतियों से, उसी बायस से जो है सीखना। एफर्ट्स टू फाइंड सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन रेदर देन ऑप्टिमल वंस। ठीक है, कि एफर्ट्स करना सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन निकालने में, किसके बजाय, ऑप्टिमल वंस के। ठीक, यानी कि कोई भी ऑप्शन नहीं ढूंढना, जैसे हम कह सकते हैं कि फालतू टाइप का कोई ऑप्शन नहीं ढूंढना, प्रॉपर एक सोल्यूशन निकालना, सेटिस्फैक्शन होना, जो भी हमने वो सोल्यूशन लिया है उसमें हमारा सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए एफर्ट्स करना। ठीक, एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो एजुकेटर होता है, जो वो क्या होता है, एक्टिवली इंगेज्ड होता है। ठीक है, कि टू इन्वेस्टिगेट एंड इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस इन रियल वर्ल्ड सेटिंग थ्रू सिस्टमेटिक इंक्वायरी, रिफ्लेक्शन एंड कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि एक्शन रिसर्च एक ऐसा मेथड है जो एजुकेटर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, जो रियल वर्ड्स की से पर बेस्ड हो, यानी कि रियल लाइफ की जो सिचुएशंस होती है उन पे बेस हो, उनको इन्वेस्ट करना और उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, उसमें एक्टिवली इंगेज होना। ठीक, किसके थ्रू, सिस्टमेटिक इंक्वायरी से, रिफ्लेक्शन से, या किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करना, कोलैबोरेट करना। ठीक, तो ये होता है एक्शन रिसर्च। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज, की असाइनमेंट रणनीति की 4 विशेषताएं। क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी हमारा असाइनमेंट होता है हमारा उसमें प्रॉपर उद्देश्य होना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। ऑथेंटिक टास्क होना चाहिए जो किसी भी चीज़ से रिलेवेंट हो। डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का मतलब कि जो भी बच्चे की नीड्स और एबिलिटी है, क्योंकि हर टाइप के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनकी नीड्स एंड एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग असाइनमेंट को तैयार करना। ठीक है, और बच्चों से उसी हिसाब से फीडबैक लेना। ठीक है, तो ये होती है असाइनमेंट की स्ट्रेटजीज। ठीक है, स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस वेरिएशन इन्वॉल्व using different method to present information to learner in order to maintain their interest and engagement। कि स्टिमुलेट वेरिएशन क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को। ठीक है, अब वो मेथड कैसे होते हैं, जैसे हर टाइप के बच्चों के साथ आपको अलग अलग तरीके के मेथड्स को अपनाना। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आता है, कुछ को आप बोर्ड पे लिख देंगे, बोर्ड पे लिख के आप समझा देंगे तो समझ में आता है। तो उसी तरीके से बच्चों को समझाना जिस तरीके से बच्चे समझ पाएँ। कि स्टिमुलस वेरिएशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, किसके आगे, लर्नर्स के आगे, ताकि क्लास के अंदर इंटरेस्ट और एंगेजमेंट मेंटेन रहे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करना। ठीक है, हम कभी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएं, कभी हम लाइव क्लास दें, या कभी हम पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से, या हम कह सकते हैं कि आपको मैं कभी कभी जैसे कोई पिक्चर दिखाऊं। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे मैंने एक टॉपिक बताया था, उसमें मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चा और नॉर्मल बच्चे एक साथ एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा किसी भी टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है, तो ये कहलाता है स्टिमुलस वेरिएशन, कि बच्चों को सिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स को फॉलो करना, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट और इंगेजमेंट बनी रहे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। 2022 के क्वेश्चंस देखते हैं अब। देखिए, ये सभी 2022 के क्वेश्चन है।
फर्स्ट, what are the two objectives of multisensory approach? The two objective of multisensory approach are to boost learning को boost करना, और क्या करना, मेमोरी को शार्प करना, ठीक है, अपने मल्टीपल सेंसेस को इन्वॉल्व करके, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी लर्निंग बढ़ती है, हमारी मेमोरी मतलब शार्प होती है, हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है अगर हम सभी चीज़ों को ध्यान से सुनते, लिखते, पढ़ते, समझते हैं तो, ठीक है। व्हाट इज़ द रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस एज पर द एडगर डेल? ये लॉन्ग और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है ये कि अकॉर्डिंग टू एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन्वॉल्व डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन एन एक्टिविटी, कि किसी भी एक्टिविटी में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना अपने लर्निंग को बेटर बनाने के लिए, ताकि एक अच्छे परिणाम हमें मिल सके, एक बेहतर रिजल्ट मिल सके, ठीक है। Write down to maintain the main objectives of education television. Educational television aims to provide accessible, quality educational content while also enhancing learning outcome for its audience. देखिए, एजुकेशनल टेलीविज़न वही होता है जो हम टेलीविज़न पर एजुकेशन को प्राप्त करें, ठीक है। तो उसका क्या होगा, प्रोवाइड करना असिस्ट एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन को, ठीक है, ताकि हमारी लर्निंग आउटकम्स जो है और अच्छी हो सके, ठीक। देखिए, पहले लैंग्वेज लैब के यूजेस पूछे थे, अब आया है व्हाट इज़ लैंग्वेज लैब। तो आर लैंग्वेज लैब इंडीड सर्व एज अ स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट टू इन्हेंस लैंग्वेज स्किल, जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स को इन्हेंस करता है, डेवलप करता है, बढ़ाता है, किसके थ्रू, थ्रू वेरियस ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज, ठीक है, कि ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज के थ्रू, आपको सभी जानते होंगे ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो उनके थ्रू जो है हमारी लैंग्वेज स्किल्स को और बढ़ाना और डेवलप करना, ठीक है। तो ये होता है लैंग्वेज लैब। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स? देखिए, तीसरी बार आया है OER, ठीक है। तो OER का क्या मतलब होता है कि जब हम फ्रीली एजुकेशन को प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए असेसेबल होती है, ठीक है। यही मैंने आपको बताया अपना एग्जाम्पल देके कि आप यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, ये मेरी क्लास क्या है, आपके लिए फ्री है, PDFs फ्री हैं, ठीक है। आप कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी किसी भी तरीके से देख सकते हो। तो क्या होती है, वो होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ठीक है, जिसको आप फ्रीली जो है असेस कर सकते हो, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो, लाइक जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक हो, सिलेबस हो, लेक्चर नोट्स हो, या कोई वीडियो हो, या कोई भी एजुकेशनल मटेरियल हो, तो उसमें इनको इंक्लूड किया जाता है। डिफाइन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, पहले यूजेस आए थे, अब डेफिनेशन आई है, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन रेफर टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू फैसिलिटेट एंड इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस। इसका यूज़ क्या है कि कंप्यूटर्स को फैसिलिटेट करना और लर्निंग को प्रोसेस को इन्हेंस करना। इट टिपिकली इन्वॉल्व इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन डिज़ाइन टू डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट, प्रोवाइड फीडबैक एंड ट्रैक प्रोग्रेस की, ठीक है। ये टिपिकली इसके अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाता है, एजुकेशनल कंटेंट को जो डिलीवर करता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है फीडबैक को, और हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। फिर से आ गया क्वेश्चन, राइट डाउन द मेन स्टेप फॉर टीचिंग प्लानिंग। टीचिंग प्लानिंग के लिए पहले टीचिंग लर्निंग प्लानिंग था, ठीक है। तो क्या स्टेप्स हैं कि टीचिंग प्लानिंग इन्वॉल्व असेस नीड्स, सेटिंग गोल्स, डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंसिंग कंटेंट, डिलीवर इंस्ट्रक्शन, असेस लर्निंग, और रिफ्लेक्टिंग करना, और किसी भी प्रोसेस को रिवाइज करना, ठीक है। व्हाट इज स्किल एनालिसिस? तो स्किल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एन इंडिविजुअल एबिलिटीज, किसी भी व्यक्ति की एबिलिटीज को इवेलुएट करना एंड आइडेंटिफाई करना एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट टू इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस, कि किस एरिया में कहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की नीड है, ठीक है। कि अगर एक स्किल एनालिसिस होती है कि जहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति की एबिलिटीज़ को देखते हैं, ठीक है, उसकी एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है, उसको टाइम टू टाइम फीडबैक देना, तो ये कहलाता है स्किल एनालिसिस, ठीक है। डिफाइन टीचिंग टैक्टिक्स, कि शिक्षण युक्तियों को परिभाषित करें। टीचिंग टैक्टिक्स रेफर टू द स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, methods and technique employed by educator
to effectively deliver instruction, facilitate learning in the classroom or other learning environment। कि टीचिंग रणनीतियाँ क्या होती हैं? वो होती हैं जहाँ पर कोई स्पेसिफिक रणनीति, किसी स्पेसिफिक मेथड या स्पेसिफिक टेक्निक को फॉलो किया जाता है। किस लिए? ताकि जो एजुकेटर है वो प्रॉपर एक अच्छे वे में डिलीवर कर सके इंस्ट्रक्शन को, लर्निंग आउटकम्स को अच्छा कर सके, ठीक है, और एक लर्निंग एनवायरनमेंट को अच्छा क्रिएट कर सके, ठीक है। तो ये सभी होती है टीचिंग की रणनीतियाँ जो एक क्लास के अंदर अपनाई जाती हैं। Define test. A test is an assessment tool or evaluation method used to measure a person's knowledge, skill, ability और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन स्टैंडर्डाइज और सिस्टमेटिक मैनर। टेस्ट तो आप सभी जानते होंगे, जैसे किसी भी स्टूडेंट का जब क्लास के अंदर टेस्ट होता है या सबका टेस्ट होता है तो क्या करने के लिए होता है? उनकी नॉलेज स्किल्स को मेज़र करने के लिए कि उन्होंने कितना सीख लिया, कितना सीखने की और ज़रूरत है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है, कहाँ उन्हें हेल्प देने की नीड है ना। तो इसी सब चीज़ों के लिए तो टेस्ट होते हैं। तो एक बच्चे की क्लास में 50 में से 10 नंबर आए तो हमें सब टेस्ट लेके ही समझ में आया ना कि बच्चा कहीं ना कहीं लैग करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है। एक के 49 50 आए तो इट मीन्स बच्चा सही कर रहा है। तो एक टेस्ट से ही हम बच्चे को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, उसको असेस करते हैं। तो बच्चे की नॉलेज और स्किल और एबिलिटीज़ या उसकी अदर विशेषताओं को जानने के लिए ही टेस्ट लिया जाता है। तो ये एक ऐसा टूल है जो बच्चे की स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटीज़ को मेज़र करता है एक सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए देखते हैं हम 2023 के क्वेश्चंस। देखिए ये सभी 2023 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, 2 टीचर इवैल्यूएशन टेक्निक आर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट फीडबैक सर्वे, ठीक है। राइट द फुल फॉर्म नेम ऑफ इग्नू, ठीक है, IGNOU। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देखिए एक छोटी सी ना क्लिप मैंने फुल फॉर्म की शेयर की हुई है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं, उसमें सारी फुल फॉर्म्स हैं। क्योंकि फुल फॉर्म में देखिए नंबर भी पूरे मिलेंगे आपको और क्या होगा, टाइम भी बचेगा। सिर्फ देखिए एक लाइन में आंसर देना है आपको, और फुल फॉर्म गलत करके आएंगे 2 मार्क्स पूरे कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, आप फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, सारी फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। कोई और भी होगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड इज राइट द नेम ऑफ 2 टीचिंग स्किल्स। तो कौन कौन सी हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल और क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। वट डू यू मीन बाय टीचिंग? टीचिंग से आपका क्या मतलब है? तो टीचिंग में आप नॉलेज और स्किल्स को इम्पार्ट करते हो, लर्निंग में आप एक्वायर करते हो। ये हमने ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो देखिए लर्निंग में जो है आप नॉलेज और स्किल को एक्वायर करते हो, याद रखिएगा ऐसे। और टीचिंग में आप नॉलेज और स्किल्स को जो है इम्पार्ट करते हो, ठीक है, किसमें? दूसरों में, थ्रू वेरियस इंस्ट्रक्शन मेथड, यानी कि अलग अलग डिफरेंट मेथड से। फिफ्थ इज टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो 3 टाइप्स होते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेब कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो ऑडियो के साथ, ठीक है, कि कम्युनिकेशन विया ऑडियो ओनियल चैनल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो और वीडियो दोनों कैपेबिलिटीज़ के साथ, कि कम्युनिकेशन विद बोथ ऑडियो एंड वीडियो कैपेबिलिटीज़। और वेब कॉन्फ्रेंसिंग में कम्युनिकेशन विद एडिशनल फीचर्स लाइक स्क्रीन शेयरिंग एंड कोलैबोरेट डॉक्यूमेंट एडिटिंग। अब ऑडियो में आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मैं आपको सिर्फ ऑडियो के थ्रू बता रही हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब मैं अपनी वीडियो को भी ऑन कर लूँ तो ऑडियो और वीडियो कैपेबिलिटीज़ के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ठीक है। और वेब कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि जब मैं आपके साथ किसी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, किसी डॉक्यूमेंट, जैसे लाइव क्लास में अगर सपोज मैं आपके साथ कोई स्क्रीन को, कोई डॉक्यूमेंट को शेयर कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड वेब कॉन्फ्रेंसिंग। फिर है राइट टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। तो लिख सकते हो रिसर्च करना, इंटरेक्टिव लर्निंग। रिसर्च में स्टूडेंट यूज़ कंप्यूटर टू फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर देयर स्टडी, ठीक है, आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आपको उसमें देखना है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप किसी भी टाइप की रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। इंटरेक्टिव लर्निंग,
इस टीचर्स यूज़ कंप्यूटर टू मेक लेसन मोर इंगेजिंग विद वीडियो गेम्स एंड क्विजेज। ठीक है, कि इंटरैक्टिव कैसे हो सकती है, कि आप लर्निंग को और बेटर बना सकते हो वीडियोस के साथ, किसी गेम्स के थ्रू, किसी क्विजेस के थ्रू। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कौन है एक्सपोनेंट प्रतिपादक? नॉर्मर ए क्वाइडर। ठीक है, राइट टू इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, इनहेंस लर्निंग और अकोमोडेट्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ जल्दी बता रही हूँ आपको, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं इसलिए। ठीक है, राइट टू टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन टेक्निक, तो फॉर्मेटिव और असेसमेंट। ठीक है, सॉरी, फॉर्मेटिव और समेटिव। ठीक है, What do you mean by motivation? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज अ ड्राइव टू परस्यू एंड अचीव गोल्स, की प्रेरणा है लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और प्राप्त करने की एक प्रेरणा है। ठीक है, कि मोटिवेशन के थ्रू ही, जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा तभी आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप में ये क्लास लेने का मोटिवेशन है कि मुझे एग्ज़ाम में 80+ लाने हैं बीएड में, तो आप अपनी, कहते हैं हम, जी जान लगा देते हैं पढ़ने में, कि नहीं, हमें चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस अपने टॉपिक्स को सबको क्लियर करके जाना है। ठीक है, हमने अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो उसी लिए हम, जब तक हम मोटिवेट नहीं होते ना, तब तक हम कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक मोटिवेशन की नीड होती है, और सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको मोटिवेट करूँगी ना, आप पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ी देर के लिए याद रहेगा कि हाँ, मैम ने बोला था हमें पढ़ना है, ठीक है, नहीं, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो थोड़ी देर के लिए याद रहता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। याद कब रहता है? जब हम खुद से मोटिवेट होते हैं कि नहीं, हमें करना है तो करना है। ठीक है, तो वो होता है जो किसी भी गोल को आपको प्राप्त करने के लिए होना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल से जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको देखिए, अगर किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, thank you so much for watching this video and thank you so much for connected with my channel. प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप ही के लिए बोल रही हूँ। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है, लास्ट टाइम ही प्रिपरेशन बोलेंगे इसे, तो जब आप अब पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल। बाय बाय।